तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2। इसमें इमोशनल ईएमआई, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले इमोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनटू द पेज भी कह सकते हैं। अब इसका मोशन हॉरिजॉन्टली है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में बात कर लें। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स हमने आपको बता भी रखा है कि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो M to N होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन N to M होगा। तो यहां पर जैसे नेक्स्ट स्लाइड में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, ये एक सिंपली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दिखाया जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके ऊपर जो फोर्स लगा ड्यू टू मैग्नेटिक वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्वियसली ये वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहां पे मूव कराते हो तो जो चार्ज का फ्लो है, या सिंपली हम लोग वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर डायरेक्टेड इनवर्ड और वेलोसिटी v। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन M to N हो गया, इसलिए ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो इन इक्विलिब्रियम ये तब तक ऐसा होता जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ई लिखते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने पढ़ रखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में BQV। तो यहां पर BeV लगा, ई और ई एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और ये हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रखा है, ये ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि E इज इक्वल टू V/L। इसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया, V को, सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई L लिखा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया E इंटू L। अब यहां पर E इंटू L है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा VB इंटू L। तो इस कंडीशन में ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जब भी एक रॉड जो लेंथ L है इसका वेलोसिटी डायरेक्टेड या टुवर्ड्स राइट है, मूव कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका लेंथ सपोज L है, तो एक एलिमेंट्री लेंथ DL मान ले। इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखिएगा, V×B.dl। अब यहां पर वेलोसिटी, अब डायरेक्शन आप जब भी निकालना चाहें कि भाई ये जब मूव करेगा तो इसमें पोलैरिटी क्या होगा, तो V×B वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, यहां पर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब x के अलोंग, तो VI कैप। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो ये माइनस की K कैप आ गया, BK कैप। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, V×B, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर ये किसके अलोंग है, I कैप के अलोंग। ये क्या है, माइनस K, तो I×K आ गया, माइनस J, माइनस माइनस प्लस J, इसका मतलब पॉजिटिव Y के अलोंग। इसलिए जब पॉजिटिव Y के अलोंग होगा तो हमेशा ईएमएफ का लोअर टू हायर पोटेंशियल, इसका मतलब Y की तरफ हो गया, तो ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव और ये अपर का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? आइए, मोस्ट वेलकम, क्लास में आइए।
आइए, आपका स्वागत है क्लास में। हाँ, कहाँ थे आप इतने दिनों से? अच्छा, आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो अभी बाई एयर लैंड किया आपने? अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, अब तो आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो क्लास करेंगे आप? हाँ, रिवीजन क्लास चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है। हाँ, यूट्यूब पर व्यूअर्स भी है 6-7। हाँ हाँ, आप ही 6-7 हो गए। चलिए, हो गया। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी समझ में आ गया। अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मोशनल ईएमआई इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि समझो कि दो पैरेलल ट्रैक है। अब ये पैरेलल ट्रैक है, ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि सपोज ये रेलवे ट्रैक है और इस पर एक स्लाइडर को यहां कनेक्ट कर दिया, इस स्लाइडर को मूव करा रहे, और इस दोनों ट्रैक पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसको स्लाइड करके जब यहां तक लाते हैं तो इतना पार्ट एरिया एक तरह से जनरेट करता है। तो इतने पार्ट का एरिया हमको निकालना पड़ेगा, वही हमने यहां दिखाया। ये रॉड को PQ से रिप्रेजेंट किया, यहां से ये यहां तक मूव किया, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो डिस्टेंस कवर्ड हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। ये लेंथ l हो गया, तो एरिया जो जनरेट किया इसने वो हमारा हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, एक तरह से लेंथ और ब्रेथ l के फॉर्म में। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग पढ़ चुके हैं डी फाई बाई डी टी। फाई को हम लोग लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसका मतलब वेरिएबल यहां पर एरिया है, तो बी को बाहर कर दिया। अब एरिया जो जनरेट हुआ इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोगों ने लिखा VLT। अब यहां पर V, L और B, तो ये क्या आ जाएगा dt बाई डी टी, dt बाई डी टी 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया BVL। अब इसी के हेल्प से हम लोग इंड्यूस करंट निकालेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा BVL बाई R। अब फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं BIL। तो I का वैल्यू डाल दो BVL बाई R इंटू L, तो फाइनली क्या आ जाएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर बाई R। हाँ, ये एरिया हो गया, चूंकि हम लोग एरिया क्या लिखते, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये सेगमेंट इतना पोर्शन जो एरिया जनरेट हुआ इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही लिखना हमको। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस कनेक्टर V इंटू टी, और लेंथ ऑफ द कनेक्टर L, तो VT इंटू L, एरिया जनरेटेड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यही एरिया वेरिएबल है, और फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहां हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले तो बी इसका वैल्यू डाल दिया VLT, VL को बाहर किया, dt बाई डी टी 1 हो गया। क्लियर? तो यहां पर फोर्स भी निकाल दिया। ये देख लेते हैं एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है। एक्सप्रेशन ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू BVL आ गया, इंड्यूस करंट देखो क्या आ रहा है BVL बाई R। फिर हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स का वैल्यू देख लेते हैं कितना आ रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू V स्क्वायर VL स्क्वायर बाई R। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है,
कि कितना पावर जनरेट हो रहा है। तो जो पावर जनरेटेड हम लोग निकालेंगे दो तरह का, एक थर्मल पावर निकालेंगे और एक मैकेनिकल पावर। और मैकेनिकल पावर थर्मल पावर न्यूमेरिकली इक्वल है कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पावर फाइंड कर रहे, तो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर का मतलब हो गया फोर्स मैकेनिकल इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का वैल्यू ये है पी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर इंटू वेलोसिटी, क्या गया बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। ये मैकेनिकल पावर हुआ। और थर्मल पावर का मतलब आई स्क्वायर आर। तो थर्मल पावर निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रिकल पावर, क्या गया आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसका मतलब यहां पर थर्मल पावर और मैकेनिकल पावर न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो ये भी एक हम लोग मैथमेटिकली बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। तो एक तो जनरेटेड एरिया हो गया, दूसरा है ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन जैसे एक व्हील है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि एक साइकिल व्हील है, अब ये व्हील रोटेट कर रहा है, उसके स्पोक्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहे हैं इन द रीजन ऑफ, या स्पोक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। तो एक्सेल और रिम के बीच जो स्पोक्स है उसके अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हम एक व्हील को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये व्हील है, ये हमारा एक्सेल है, यही हमारा रिम है। स्पोक यहां से यहां तक, पहले मान लो स्पोक का इनिशियल पोजीशन OA, और जैसे ही स्पोक्स ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ये एंगल थीटा बना, स्पोक्स का लेंथ L। तो ये जो थीटा होगा वो L इंटू थीटा लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो इस फॉर्मूला से क्या आ गया, इस आर्क का वैल्यू L इंटू थीटा। तो इस पूरे सेगमेंट का एरिया क्या बन गया, OA का एरिया जनरेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू L इंटू L थीटा। तो फाइनली क्या आ गया, हाफ L स्क्वायर थीटा। इंड्यूस ऑफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया आपके पास कितना जनरेट किया, हाफ L स्क्वायर थीटा। हाफ बी एल स्क्वायर को बाहर निकाल दें, हाफ बी एल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड। तो ये क्या आ गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इसलिए जब भी आपसे अक्रॉस द, आप कह सकते हैं रिम और एक्सेल पूछेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब ऐसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि 40 स्पोक्स है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ 40 स्पोक्स तो 100 स्पोक्स तो एक क्रॉस ईच स्पोक सेम होगा, जो कि पैरेलल में स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं। एक्सेल और रिम के बीच जितना भी स्पोक्स का कनेक्शन है वो सारा स्पोक्स पैरेलल में ज्वाइंट होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा नोट्स को चेंज किया, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक, अब इसी तरह से ये हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा है जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, वो हमने आपको पढ़ाया एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिफरेंट है। और यहां पर ये बोर्ड एग्जाम की लिहाज से वो जो वेक्टर मेथड आपको सिखाया वो आप इसमें यूज नहीं करेंगे, इसमें यूज करना इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिंग रॉड के लिए। अब इसी तरह से मान लो साइकिल व्हील जो आपको एग्जांपल दिया, तो स्पोक्स का लेंथ L है, तो यहां पर भी वही होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, अभी आपको डेराइव करके बताया। ठीक है, नेक्स्ट से फैराडे कॉपर डिस्क जनरेटर। यदि मान लो कि ऐसा एग्जांपल दे देगा, फैराडे डिस्क है, इसका रेडियस R है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, L की जगह पर रेडियस R यूज कर लेंगे, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा।
ठीक, हो सकता है आपको सेमी सर्कुलर दे दे, तो सेमी सर्कुलर सेगमेंट के लिए भी दे दो, जैसे ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है। तो यहां पर ये एरिया कितना जनरेट कर रहा है इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आप निकाल दीजिए, सेम फॉर्म आ जाएगा। ये पूरे ये यहां से लेकर के यहां तक का सेगमेंट का एरिया निकालो, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जनरेटेड हाफ आर इंटू आर थीटा, मिल गया। इंड्यूस EMF क्या हो गया, डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, तो फाई की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया, तो हाफ बी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, एंगुलर स्पीड, तो हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। यहां भी सेम एक्सप्रेशन यूज कर लेना है। चलिए, तो यहां भी हमने सेम एक्सप्रेशन लिख दिया, यहां भी एरिया जनरेटेड इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और जो भी नोट्स चेंज कर रहे हैं वो आप एक बार YouTube वीडियो देख लोगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमें न्यूमेरिकल बनाने में या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे बार मैग्नेट को मूव करे टुवर्ड्स ए फिक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली एक EMF इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हुआ। यदि मैग्नेट के मोशन को हम डबल कर दे ट्रिपल कर दे तो इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट में चेंजेस होगा, लेकिन इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस चार्ज में चेंज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर फॉर्म बता दिया, डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा याद रखोगे V क्रॉस B। ठीक, अब इसमें यदि V क्रॉस B ये तीन क्वांटिटी है BVL, यदि दो क्वांटिटी पैरेलल हो जाएंगे तो इंड्यूस EMF विल बी 0। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ध्यान दोगे, सपोज एक कंडक्टर को मूव करा रहे हॉरिजेंटली और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजेंटली दे रखा है, देयर इज नो इंड्यूस EMF क्योंकि दोनों पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए इंड्यूस EMF इसमें 0 हो जाएगा। ठीक, मान लो इसी कंडीशन को ऐसे दे दे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा, BVL। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन ऐसा आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दे दे, कितना इंड्यूस EMF, BVL। अब क्या है, एक रॉड है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक, इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया इनवर्ड, तो क्या इंड्यूस EMF होगा, बोलो, बिल्कुल होगा। डायरेक्शन क्या है इसका, वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग माइनस के कैप, क्या हुआ, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो इंड्यूस EMF सेटअप होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता है एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों को ड्रॉप किया सेम हाइट से, ठीक, कौन पहले पहुंचेगा, नॉन मेटेलिक, क्योंकि नॉन मेटेलिक के क्रॉस इंड्यूस EMF नहीं होगा, मेटल के क्रॉस इंड्यूस EMF का सेटअप होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एरोप्लेन लैंड हो रहा है या टेक ऑफ कर रहा है। ठीक, अब उसके जो विंग्स है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगे, मैग्नेटिक साउथ टू मैग्नेटिक नॉर्थ, पढ़ा रख, जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो क्या उसके विंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ के हैं उसको कट कर रहा है, बिल्कुल कट कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक क्रॉस द विंग्स एक इंड्यूस EMF सेटअप होगा। समझ में आ गया, विंग्स का डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। देखो क्या कंडीशन लिखा है, एरोप्लेन का विंग्स का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट वेस्ट,
ठीक, और उस कंडीशन में फील्ड लाइंस किधर है, देखो ना, आप बैंक सिंपली नॉर्थ साउथ आप ड्रॉ करते हो, तो यही हमारा अर्थ का पोजीशन है। ये हमारे जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक नॉर्थ, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल। ये अब ये जो प्लेन्स के विंग्स है वो मूव किधर कर रहे हैं, बोलो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये डायरेक्शन इसका ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ये कट कर रहा है, दोनों एरो परपेंडिकुलर है, तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट्स विंग्स। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। कहता है कंडक्टिंग रॉड फॉल कर रहा फ्रीली इन अस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका लेंथ क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, होगा और किस डायरेक्शन में आ जाएगा, डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाए। अब मैग्नेट एक अप्रोच करा है कॉइल को, ठीक, ये एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल है। एक कॉइल के टुवर्ड्स, एक कॉइल से पास कर रहा है और एक कॉइल से पास कर रहा है, लेकिन यहां पर कॉइल में कट है, तो ऑब्वियसली जब इसके टुवर्ड्स अप्रोच करेगा तो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो इसका एक्सलेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, मान लो ये मैग्नेट का पोजीशन है, तो मैग्नेट को हम लोग वेट mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में? अब इसका जो एक्सलेशन है वो कैसे आप निकालोगे, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, तो mg माइनस रिएक्शनरी बाई मास, m से m कैंसिल हो गया, g माइनस f बाई m हो गया। इसका मतलब यहां पर ये क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सलेशन ऑलवेज लेस देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दोनों कंडीशन में वही हो गया। इसका मतलब यहां पर मैग्नेट का एक्सलेशन लेस देन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जब पास कर जाएगा तो भी इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, इसके मोशन को अपोज करेगा, तो यहां भी ये। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, इंड्यूस करंट भी है, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, इंड्यूस करंट भी है, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ है लेकिन इंड्यूस करंट 0 है, क्योंकि सर्किट या लूप कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहां पर एक्सलेशन ऑफ द मैग्नेट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। क्लियर, चलिए तो ये भी हो गया, ये हमने सारा डिटेल्स भी लिख दिया है आपके पीडीएफ में। नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यहां पर इसके इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को आप प्रेडिक्ट करो, तो इसको दिमाग में ये चीज आप बिठा लेंगे कि जब भी कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है, उसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज का मतलब इनवर्स, इनवर्स मींस एंटी क्लॉकवाइज। जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकल रहे हैं या उसका एरिया कोई भी क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा, मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्लॉकवाइज। अब पहले वाला लूप बताओ क्या है, इसका एरो दे रखा है, इसका मतलब एरिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज, इनवर्स, इनवर्स का मतलब फ्लक्स इंक्रीज किया, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला आंसर एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले सेगमेंट का देखो, एरिया डिक्रीज कर रहा, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज का मतलब डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज।
तो दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं। देख लीजिए क्या आंसर है, क्लॉकवाइज। पहले वाले का कितना है, एंटी क्लॉकवाइज। मिल गया आंसर। इस सेगमेंट में आ जाओ। ये सेगमेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर एरिया जनरेटेड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज का मतलब इनवर्स, इनवर्स मींस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। सेकेंड सेगमेंट में आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकल रहा है, तो यहां पर एरिया जनरेटेड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज। यह भी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज। देख लो, लिख दिया। आ गए समझ में? 100%। अब आगे जैसे ओरिएंटेशन, कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज कर जाए, तो फ्लक्स हम लोग जानते हैं बी इंटू ए, तो बी डॉट ए, तो बी ए, और नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो एन बी ए कॉस थीटा। थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, तो ये क्या बन गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ जब आपको कहेगा इस कंडीशन में, तो क्या होगा, पाई ऑलरेडी आपके पास क्या आ गया, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहां पर एन बी ए कांस्टेंट टर्म, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसको कंपेयर करेंगे तो इट इज द पिक वैल्यू, और ये पिक वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। समझ में आ गया? तो जब भी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल का कंडीशन दिया रहेगा, तो आपसे हो सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए कि ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल या थीटा वैल्यू है, एंगुलर स्पीड है, तो इंड्यूस ईएमएफ उसके फॉर्म में आप निकाले। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए एडी करंट्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड में एडी करंट्स का मतलब होता है कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट का मतलब एक कह सकते हैं इंड्यूस करंट जो होगा, उसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। इसका मतलब ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही इसके डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक। और ये मेटेलिक ब्लॉक, मेटेलिक शीट में होता है। ठीक। इसका डायरेक्शन बिल्कुल, इसका जो एडी का मतलब होता है वर्लपूल इन वाटर, जिसको हिंदी में कहते हैं ववर। बिल्कुल ये सर्कुलेट करता रहता है पूरे इंटायर बॉडी में। वही यहां पर एग्जांपल, जैसे ही मेटेलिक ब्लॉक है। अब मेटेलिक ब्लॉक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये पूरा देखो मैग्नेट लूप क्या हो रहा है, ये एक तरह से सर्कुलेट कर रहा है। ये डायरेक्शन किसका है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है। तो पूरे इंटायर बॉडी में ये होता रहेगा इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। ठीक। अब इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। जहां भी एडी करंट होगा तो एनर्जी का लॉसेस होता है। तो जैसे मान लो कि ब्लॉक में एडी करंट का सेटअप हो गया, तो ब्लॉक में हम लोग कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से क्या होता है कि लार्जर पाथ को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेट कर देते हैं, उसमें भी एडी करंट का सेटअप होता है। ठीक है, यही एडी करंट दिखाया। अब यहां पर यूजेस है। अब इसको हम लोग यूज कहां कहां करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं, स्पीडोमीटर में यूज किया जाता है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग मेजर करते हैं। ठीक। गैल्वेनोमीटर में इसको यूज करते हैं। जहां पर कि हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये ट्रेन के बीच में जो इंड्यूस करंट जो वो सेगमेंट दिया जाता है, उसके कारण से इंड्यूस करंट का सेटअप होता है, और वो इंड्यूस करंट वहां पर उसके स्पीड को कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब इंड्यूस करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन या जो भी है उसके ब्रेक्स को हम लोग अप्लाई कर देते हैं रोटेशन के लिए, या स्टॉप कर, मतलब व्हील को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। ठीक। और यहां पर हम लोग एनर्जी मीटर यूज करते हैं, जो वाट मीटर कहलाता है,
जिसमें कि एडी करंट, जिसे जो भी हम लोग कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करते हैं उसको यूज कर लेते हैं। अब आ जाए सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि क्वाल है, अब क्वाल को सोर्स से कनेक्ट कर दो तो स्विच ऑन करते हो तो करंट का ग्रोथ होता है, स्विच ऑफ कर देते हो तो करंट का डीके होता है। इसका मतलब करंट के ग्रोथ और डीके पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फाई इज इक्वल टू इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन एल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या बन जाता है, एल आई। एल को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिसका वैल्यू हेनरी में यूज करते हैं। ठीक, ये यूनिट भी लिख दिया, इसका यूनिट लिख लोगे, यूनिट दिमाग में रखोगे। प्लस को हम लोग लिखते हैं वेबर, सेल्फ इंडक्शन हेनरी, और ये हमारा एम्पियर में, ये याद रखना है। तो इसका यूनिट हम लोग सेल्फ इंडक्शन का हेनरी यूज करते हैं। अब इंड्यूस फाई कितना हो गया, एल आई। इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो फाई को क्या लिख देते हैं, एल आई। इसलिए किसी भी क्वाल के अक्रॉस इंड्यूस माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ये याद रखना है। किसी भी क्वाल के क्रॉस इंड्यूस का वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, अब सेल्फ इंडक्शन ये हो गया, ये लिख दिया अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए, यही जैसे एक सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन फाइंड करना है। कैसे निकालोगे सेल्फ इंडक्शन, बहुत इजी है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सोलेनोइड में कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देते हैं, तो प्लस कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू एरिया होगा। प्लस को क्या लिखा, एल आई, म्यू नॉट एन बाई एल आई ए, आई और आई कट गया, सेल्फ इंडक्शन क्या बन गया। और यदि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पार्ट में हम थोड़ा सा फिर से इसको बता देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यदि आपका एन है तो बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू ए, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल आई ए। ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूला आई, तो आई आई कैंसिल हो गया, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। तो सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू ये याद रखना है। इसका मतलब यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, लेंथ को घटा दिया, तो सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए। तो ये हो गया आपका जब फ्री स्पेस वैक्यूम में। और यदि मीडियम में कहेगा तो क्या लिखेंगे, म्यू एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए, मीडियम के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, तो सेल्फ इंडक्शन ये देख लीजिए, हम लोग जो निकाले हैं वही वैल्यू है या नहीं, सेम वैल्यू। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फाई इज इक्वल टू एल आई, सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू ये, क्लियर। अब आ जाओ एनर्जी एंड इंडक्टर। इंडक्टर में कितने एनर्जी होते हैं, ये होता हाफ एल आई स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, सिंपली इंडक्टर के में जैसे ही इंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे सोर्स से, तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इसका मतलब इसके क्रॉस एक इंड्यूस ई डेवलप करेगा और चार्ज की जगह पर आई डी टी। ये क्या लिखा है, माइनस एल आई डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही ना। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, आई डी टी यही आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा इसके कारण से, या आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख दो सबसे अच्छा,
तो ये क्या आ जाएगा, डी टी कैंसिल, एल आई डी आई। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, इनिशियली करंट जीरो, फाइनल करंट को क्या ले लेते हैं, आई एफ कर दो, तो एल आई डी आई। ठीक, इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एल आई डी आई का, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, 0 टू आई एफ। तो फाइनली क्या आ गया, हाफ एल आई एफ स्क्वायर, और दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट भी देख लीजिए इसी फॉर्म में, एल आई नॉट आई एफ जो भी यूज करना चाहे आप, मैक्सिमम वैल्यू। अब आ जाए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि दो कॉइल है, एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर ओवरलैप है, तो पहले कॉइल में जो करंट होगा उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जब सेटअप होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड हो जाएंगे, यही कहता है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा करंट किस में, पहले वाले में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वन। यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन एम यूज किया, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्शन ये यूनिट वगैरह लिख दिया। अब जैसे मान लो कि यहां पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो जस्ट ए मिनट, हम जैसे इसी एग्जाम्पल से ले रहे थे, ये पहला कॉइल है, दूसरा कॉइल इसके ऊपर लिंक्ड है, ये प्राइमरी कॉइल, दूसरा कॉइल लिंक, करंट किस में दिया, प्राइमरी में दिया। इस करंट को हम लोगों ने I1 मान लिया, तो फ्लक्स किस में लिंक्ड होगा, सेकेंड में, ठीक। और करंट किस में है, फर्स्ट में। इसका मतलब फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। तो phi इज इक्वल टू एम आई, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इंड्यूस EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, ये एम आई, तो क्या आ जाएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये समझे कि ये जो इंड्यूस EMF सेटअप हुआ वो तो एम डी आई बाई डी टी हो गया। तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन जो सेकेंड कॉइल में आया ड्यू टू प्राइमरी, और उसी तरह से यदि सेकेंड में करंट का फ्लो हो जाएगा तो इंड्यूस EMF जो प्राइमरी में डेवलप होगा, हमने कहा प्राइमरी में करंट तो इंड्यूस EMF सेकेंडरी में, ठीक, और सेकेंडरी में करंट तो इंड्यूस EMF प्राइमरी में। तो ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन सेम है या नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले फ्लक्स किस में लिंक्ड हुआ, या सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से, करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी, तो B1 म्यू नॉट, ठीक, एन आई, तो एन को लिख देते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट I1। बोलो क्लियर। अब आ जाओ फ्लक्स किस में, सेकेंड में, ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स किस में, सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी, एरिया ए, N2, B1 का वैल्यू म्यू नॉट, N1 बाई एल I1 इंटू ए। म्यूचुअल इंडक्शन किस में आएगा, सेकेंड में, ठीक। तो एम आई करंट किस में था, प्राइमरी में, ये क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 बाई एल I1 इंटू ए। I1 कट गया, म्यूचुअल इंडक्शन M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 बाई एल इंटू ए। क्लियर। इसी तरह से phi12 बताओ, N1 मैग्नेटिक फील्ड B2A, मैग्नेटिक फील्ड किस में, सेकेंडरी में करंट का फ्लो है, तो B2 क्या आ गया, म्यू नॉट N2 बाई एल, करंट I2 इंटू ए। phi12 को क्या लिख देंगे, M12, करंट किस में है, सेकेंड में, तो म्यू नॉट N1 N2 बाई एल, I2 इंटू ए, I2 कट गया, देखो M12
और M21 दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन सेम होगा। क्लियर? चेक कर लेते हैं। प्राइमरी में प्लस सेकेंडरी में चेक करो, phi21 का वैल्यू फिर M21 का वैल्यू, इसी तरह से M12 दोनों इक्वल हो गए, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन दोनों में इक्वल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब जैसे दो इंडक्टर है सीरीज में, तो जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ सम हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, तो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्शन L1 प्लस L2 प्लस L3, और यदि पैरेलल में होगा तो इफेक्टिव ये आएगा। कैसे आया? बहुत ईजी है, ये तीनों के अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा भाई, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको क्या लिख दोगे, L di बाई dt, सीरीज के लिए LS लगा दो, ये L1 di बाई dt, ये क्या हो गया L2 di बाई dt, ये क्या हो जाएगा L3 di बाई dt, di बाई dt कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3। यहां पर क्या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सबको रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में लिख दो, di1 बाई dt, di2 बाई dt, di3 बाई dt, क्या हो गया L di बाई dt होता है, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गया di बाई dt, इसका मतलब 1 बाई LP, क्या आ जाएगा ये 1 बाई L1 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। क्लियर? अब आ जाए दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन के बीच ये रिलेशन कैसे आता, मान लो प्रूफ करने दे दे, तो हम हर क्वाल का सेल्फ इंडक्शन जानते हैं, L1 जान रहे, म्यू नॉट N1 स्क्वायर बाई L इंटू ए, L2 जान रहे म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर, तो ये N2 ए हो गया, दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, L1 L2 क्या आ गया, म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर बाई L स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर, तो M इज इक्वल टू क्या बन गया, रूट L1 L2, और इसी को हम लोग यहां पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के फॉर्म में लिख दिया, K से मल्टीप्लाई, प्रॉपर कपलिंग होगा तो K का वैल्यू 1, थोड़ा दूर रहेगा तो K का वैल्यू 0 और 1 के बीच, नो कपलिंग तो K का वैल्यू 0। कपलिंग का मतलब क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी बाय फ्लक्स लिंक्ड इन द प्राइमरी। आ गया रिजल्ट? अब देखो ये रिजल्ट हमने लिखा है यहां पर, ये क्या है, प्रॉपर कपलिंग है तो K का वैल्यू 1, ये कैसा है, गैप है तो K का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ये देयर इज नो कपलिंग, दोनों क्वाल अलग अलग है, तो उस कंडीशन में K का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर? चलिए अब आ जाए, जैसे ये क्वाल है तो दोनों क्वाल में करंट का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों का सेल्फ इंडक्शन ऐड हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M, और यहां पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए -2M। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा है तो इसको हम लोग कैसे यूज करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक, यहां पर याद रखिएगा इसका पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं VA, यहां से करंट का फ्लो है तो -I इंटू आर, ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले +E, माइनस इसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ -LDI बाई dt, और फाइनली कहां पर गए, B पर, तो फाइनल पोटेंशियल। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमको क्या निकालना है, VB माइनस VA, चलिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करें, करंट कितना है, करंट 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस फिगर में देखो कितना 1, इंड्यूस ईएमएफ कितना है 15,
माइनस एल, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज के लिए साइन माइनस, तो कितना आ गया 10⁻³ इज इक्वल टू वीबी होगा। और सेल्फ इंडक्शन कितना वैल्यू दे रखा 5 मिली हेनरी, तो वीए -5 + 15 -5 मिली हेनरी 10⁻³ तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वीबी। क्या हो गया, ये 5 बन गए, कैंसिल हो गए, 5 5 कैंसिल, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया -15, तो वी बी माइनस वी ए का वैल्यू निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 15 वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर, चेक करो, वीबी माइनस ये वी ए बाई मिस्टेक लिखा गया वीबी, तो वीबी माइनस वी ए क्या आ गया 15 वोल्ट। समझ में आ गया, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया सारा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ऑल्टरनेटिंग करंट का, खासतौर पर बायोलॉजी वाले बच्चे उनके लिए दिक्कत होती है।